हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज की वीडियो में बात करेंगे हम NCF 2005 की। ओके, NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं। जैसा आपको पता है DSSS है, उसके अंदर अभी वैकेंसी आ चुकी है, तो आप सभी प्रिपरेशन कर रही हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में आपके NCF से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सभी ध्यान से देखेंगे। अगर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम बात कर रहे हैं NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, तो अगर हम NCF की बात करें तो आपको अभी हम फोकस करते हैं 2005 पर। NCF 2005 तो अब तक का ये हमारा फोर्थ NCF बना हुआ है, यानी कि चौथा NCF है जो हमारा, ये 2005 की जो हम बात कर रहे हैं ये है। ठीक है, इससे पहले 3 NCF और बन चुके हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 3 और बन चुके हैं हमारे। पहला बना था 1975 में, फिर 1988 एंड 2000 में, और अब तक चला आ रहा है वो हमारा 2005। ठीक है, ज़्यादातर टीचिंग एग्ज़ाम में इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई NCF नहीं बना है। ठीक है, तो NCF 2005 है, ये हमारा चौथा करिकुलम फ्रेमवर्क है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो NCERT के द्वारा प्रिपेयर किया गया था, NCERT के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक आपको क्लियर हुई। उसके बाद है, इसी से रिलेटेड एक चीज़ होती है NCF TE अलग से भी लिखा होता है, ब्रैकेट में भी मार्क किया जाता है। तो ये चीज़ है क्या? NCF TE क्या है? TE यानी कि टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो बात है वो हमारी TE के अंतर्गत आ जाती है, यानी कि एक ऐसा NCF जिसमें टीचर एजुकेशन के बारे में हमें बताया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? NCF TE नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के लिए जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है, जो रूपरेखा तैयार की है पाठ्यचर्या की, वो हमारा NCF TE कहलाता है। ठीक है, ये NCTE द्वारा प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, NCTE आपको पता है उसकी फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। सबसे पहली बात हमने क्या जानी कि जो फ्रेमवर्क है हमारा NCF, वो हमारा चौथा फ्रेमवर्क है अब तक का। सबसे पहला जो हमारा फ्रेमवर्क था वो 1975 में बना था, उसके बाद सेकंड 1988 में, फिर थर्ड 2000 में, एंड लास्ट जो अब हमारा कंटिन्यू है वो है 2005 में। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा NCF से रिलेटेड मेन पॉइंट्स क्या क्या है, इनमें मेन फोकस किन चीज़ों पर किया गया है, क्या कहा गया है। NCF 2005 इसमें क्या था कि इसमें एक रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी, जो रिपोर्ट हमारी 1993 में रिपोर्ट पेश की थी प्रोफेसर यशपाल कमेटी के द्वारा। इसमें मेन नाम जो आपको याद करना है वो है प्रोफेसर यशपाल। ज़्यादातर पूछा जाता है कि जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो किसके द्वारा पेश की गई थी, वो प्रोफेसर यशपाल कमेटी के द्वारा पेश की गई थी, जिसमें मेन फोकस किस चीज़ पर था ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा। जो भी बच्चों को शिक्षा दी जाए, एजुकेशन दी जाए, उसमें किसी प्रकार का बर्डन ना हो बच्चे पर, वो इंजॉय करके, खेल कर, समझ कर, कुछ करके खुद सीखे, वही हमारा लर्निंग विदाउट बर्डन है। ओके, तो उन्होंने क्या कहा है, NCF 2005 का मेन पॉइंट है, जो हमारा मेन फोकस है वो है हमारा लर्निंग विदाउट बर्डन पर, यानी कि बिना बोझ के बच्चे को शिक्षा देना। उसके बाद आगे बात कही गई है, फोकस किया गया किस पर, जो NCF 2005 है हमारा, वो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म बेस्ड है, यानी कि रचनावाद पर आधारित है, यानी कि खुद रचना करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा करके सीखने पर बल दिया गया है। इसमें बच्चा खुद करेगा, एक्टिविटी से रिलेट होगा, अपनी डेली लाइफ से रिलेट चीज़ों को समझेगा, करके सीखेगा, तभी वो उसे लाइफ लॉन्ग लर्न कर सकता है, समझ सकता है, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। ओके,
आगे क्या कहा गया है, टीचर एज अ फैसिलिटेटर, यानी कि जो टीचर है वो एक सुविधादायक के रूप में कार्य कर सकता है, उसको हेल्प करे, उसको खुद करने दे, करके सीखने दे, लेकिन अगर वो गलत राह पर जा रहा है तो उसे उससे रिलेट करवाए, समझाए कि हाँ कि आपको ये करना ठीक है, उचित रहेगा। ओके। एंड यहाँ पर बात की गई है एनसीएफ की। अगर हम बात करते हैं 2005 की, तो उसमें लगभग 9 सब्जेक्ट की बात की गई है। टॉक अबाउट 9 सब्जेक्ट। इसमें 9 विषय की बात की गई है, जो बच्चे को 9 विषय के बारे में पढ़ाया जाए, उसके बारे में बताया जाए, जिनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको होपफुल क्लियर हुआ। तो अभी हिंदी में बता देती हूँ मैं आपको वही सब। एनसीएफ को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है, वही बात यहाँ पर बताई गई है। इसमें क्या कहा गया है कि ये अब तक का चौथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, यानी कि चौथा एनसीएफ है हमारा, जो 2005 में बना, जो किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म दी गई है यहाँ पर, शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद। ओके। इससे पहले भारत में कौन कौन से अप्लाई थे, प्रकाशित हुए थे, जो एनसीएफ 3 पहले थे इससे, 1975 में, 1988 में और 2000 में। आपको मेन बात याद रखनी है कि अब तक का ये चौथा हमारा एनसीएफ है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एनसीएफ 2005 भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो एनसीएफ 2005 की बात की गई, इसमें किस किस पर फोकस किया गया, पाठ्यक्रम, करिकुलम के बारे में भी बात की गई है, पाठ्य पुस्तक हैं जो बच्चों के, उनके बारे में भी, शिक्षण का मेथड क्या हो, किस वे में पढ़ाया जाए, उन सब का एक दिशा निर्देश का कार्य करता है, उनके बारे में बताता है, यही इसका कार्य है। तो आप अगर एनसीएफ का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एनसीएफ 2005 ने शिक्षा पर पिछली सरकार की रिपोर्टों, जैसे कि लर्निंग विदाउट बर्डन, आपको बार बार बता रही हूँ मैं, इसमें मेन फोकस लर्निंग विदाउट बर्डन पर है, जो 1993 में रिपोर्ट दी गई थी प्रोफेसर यशपाल समिति के द्वारा। ठीक है, उन्होंने यही बात अभी तक अप्लाई है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बच्चा लर्निंग यानी कि सीखना, अधिगम होना बच्चे का, वो किस बेस पर हो, विदाउट बर्डन यानी कि बिना बोझ के। और जो इससे पहले की रिपोर्ट की बात है, एनपीई जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 से 1992, ये बात कही गई है, इनकी रिपोर्ट्स पर फोकस किया है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या बात कही गई है कि फोकस ग्रुप डिस्कशन पर अपनी नीतियों को आधारित किया जाए, यानी कि ग्रुप डिस्कशन भी मेन बताया गया है यहाँ पर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनसीएफ 2005 को 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है एनसीएफ 2005 को, और हमारे 17 स्टेट्स में इसका इफेक्ट है, इसको पाठ्यक्रम के रूप में एज अ सिलेबस के रूप में यूज़ किया जा रहा है। 17 राज्यों में पाठ्यक्रम को प्रभावित किया गया है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एनसीएफ का परिप्रेक्ष्य। अगर आपने ये टॉपिक जो अभी हम डिस्कस करेंगे ये अच्छे से समझ लिए तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा फिर। ठीक है, एनसीएफ का परिप्रेक्ष्य यानी कि एनसीएफ में मेन केंद्र किन किन पर है, वो सब बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं अभी। रटने की विधि से शिक्षण को स्थानांतरण करना, यानी कि रटना छोड़ दिया जाए। ठीक है, रटने को बिल्कुल भूल जाओ, कि रट कर सीखने पर बल नहीं था बिल्कुल भी, कि रटने से उसको अलग कर दिया जाए, बच्चे को खुद करके सीखने पर बल दिया जाए। ये याद रखेंगे आप, रटना जहाँ पर आ गया वही एनसीएफ गलत हो गया, यानी कि एनसीएफ में वो बात कही नहीं गई है। एनसीएफ में रटने को त्यागने की बात कही गई है। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया जाए रटने को। किस चीज़ में ट्रांसफ़र करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग में, करके सीखने पर। फिर आगे क्या कहा गया है, स्कूल के बाहर जीवन से ज्ञान को जोड़ना। स्कूल का जो बाहर का जीवन है उससे बच्चे के ज्ञान को, जो नॉलेज है उससे रिलेट करके पढ़ाना, तभी बच्चा अपनी डेली लाइफ में उसे अप्लाई कर पाएगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ बता दिया बच्चे को ऐसे करना है, नहीं। अगर आपको कुछ सिखाना है, जैसे आप साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा रही हैं, फूल के रिलेटेड बात बता रहे हैं, आपने बता दिया कि फूल के ये भाग होते हैं, इनका ये नाम है, आप चीज़ों को रटने पर बात कर रही हैं। लेकिन अगर आप उसको स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़कर सिखाएंगे तो बच्चा लाइफ लॉन्ग याद कर पाएगा। आप क्या कर सकते हैं, आसपास कहीं फूल है, आप उसे वहाँ ले जाकर बच्चे को टच वुड के द्वारा सिखा सकते हैं, यानी कि बच्चा छुएगा, उसे समझेगा, याद करेगा।
ठीक है, यानी कि महसूस करके बच्चा अपनी सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके काफ़ी लंबे समय तक उन्हें याद रख सकता है। तो वो बात यहाँ कही गई है कि स्कूल के बाहर के जीवन से भी ज्ञान को जोड़कर बच्चे को सिखाया जाए, यानी कि हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है जो हमारा प्रदर्शन विधि को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड की बात की गई है, जो एजुकेशन दी जाए बच्चे को, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन दी जाए। ठीक है, बाल केंद्रित हो, बच्चे की रुचि को देखकर, उसकी एज, उन सब को देखकर हम बच्चे को नॉलेज दें। फिर आगे क्या कहा गया है, कक्षा सीखने में परीक्षा को एकीकृत करने और इससे और अधिक लचीला बनाने के लिए, यानी कि जो बच्चे को ज्ञान दिया जाए वो फ्लैक्सिबल हो, यानी कि अगर आगे उसमें कुछ बदलाव हो रहे हैं तो मॉडिफाई कर पाए, उसे वो फ्लैक्सिबल कर पाए। ठीक है, यानी कि अगर आपने हिंदी में जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड अगर एसएसटी में कोई टॉपिक आ जाता है तो उनको इंटीग्रेट करके बच्चा समझ पाए, इतनी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि विषय को इंटीग्रेट करके बच्चे को समझाया जाए, पढ़ाया जाए। फिर आगे क्या कहा गया है, पाठ्यक्रम को समृद्ध करने के लिए ताकि यह पाठ्य पुस्तकों से परे हो। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर बल नहीं देना है, हमने बार बार कहा है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बच्चे का सिर्फ बैग का बोझ, वजन नहीं बढ़ाना है, हमें उसको कम करके बच्चे को समृद्ध शिक्षा देनी है जिससे बच्चा समझे, उसे अप्लाई कर पाए। आगे क्या कहा गया है, देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक अति सवारी पहचान का पोषण करना, यानी कि बच्चा है जो लोकतांत्रिक राजनीति को समझे, अपनी पहचान के बारे में जाने। मेन यहाँ पर यही सब कहा गया है, मतलब मेन अगर हम फोकस करें इसमें तो इसमें रटने पर बल नहीं दिया गया, उसको बिल्कुल अलग कर दो। बच्चे को बाहर के जीवन से ज्ञान को जोड़कर समझाया जाए, इंटीग्रेटेड नॉलेज दी जाए, पाठ्य पुस्तकों पर ज़्यादा बल ना दिया जाए। ठीक है, वो सब रियल लाइफ बेस्ड सिखाया जाए। फिर आगे है एनसीएफ के मुख्य निर्देश। एनसीएफ में और क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं एनसीएफ के, एनसीएफ का पूरा निचोड़ इनके अंतर्गत है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि सीखने को एक आनंददायक अनुभव बनाने के लिए, बोझ के बिना सीखना और परीक्षा के लिए एक आधार बनाने और बच्चों से तनाव को दूर करने के लिए पाठ्य पुस्तकों को से दूर जाना, यानी कि यहाँ पर बात कही गई है बच्चे को आनंददायक अनुभव बनाना है, यानी कि बच्चे को जो सिखाया जा रहा है बच्चा उसमें इतना मशगूल होकर, इतने आनंद के साथ, एंजॉय के साथ सीखे, उसका एक्सपीरियंस बने। ठीक है, बोझ के बिना, बिना बर्डन के, बार बार ये बात आ रही, ये बात आप याद रखेंगे, बिना बोझ के। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या कही गई है, जो बच्चे को हम नॉलेज दे रहे हैं, जो लर्निंग है वो स्ट्रेस फ्री हो, बच्चे से तनाव से दूर हो, यानी कि बच्चे के मन में कोई डर ना हो कि आज मेरा ये काम नहीं हुआ तो वो हमें परेशान, टीचर है वो पनिश करेगा। फिजिकली टॉर्चर नहीं करना है बच्चे को, दंड नहीं देना है, बच्चे को स्ट्रेस फ्री एजुकेशन देनी है। हमें लर्निंग ऐसे करनी है कि बच्चा चीज़ों को समझे, पाठ्य पुस्तकों से चाहे दूर जाए लेकिन वो चीज़ों को समझे। तो इस प्रकार के डिज़ाइन में कुछ बदलाव किए गए थे, वो सब यहाँ पर बताए गए हैं। फिर आगे क्या कहा गया है, व्यक्ति के आत्मनिर्भरता और सम्मान की भावना विकसित करने के लिए जो सामाजिक संबंधों के आधार के लिए होगा और समाज में अहिंसा और एकता की भावना विकसित करेगा, यानी कि बच्चे को यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाना है, कॉन्फिडेंस बनाना है हमें। ठीक है, बच्चे का आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आत्मविश्वास होगा तो वो खुद पर डिपेंड रहेगा, किसी और पर डिपेंड नहीं रहेगा। ठीक है, समाज में वो रह रहा है तो समाज की चीज़ों में एडजस्टमेंट करना सीखेगा, जो अहिंसा एकता की भावना उसके अंतर्गत आएगी, यानी कि बच्चा समाज में रहकर एडजस्टमेंट करना सीखेगा। ये सब बात यहाँ पर कही गई है। ओके, उसके बाद आगे क्या कहा है, 14 साल की उम्र तक एक बच्चे को केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना और सार्वभौमिक नामांकन और प्रतिधारण को बढ़ावा देना, यानी कि 14 साल तक के जो बच्चे हैं, इस उम्र जो यहाँ पर एज बताई गई है कि बच्चे को एक केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करना है हमें, यानी कि बच्चे को गाइड करना है, एक दृष्टिकोण में उसे आगे बढ़ने देना है, क्योंकि ये एज ऐसी है, यहाँ तक बच्चा जो सीख लेगा फिर उसके बाद उसका बेस तैयार हो जाएगा। ठीक है छात्रों, फिर वही बात है यहाँ पर एकता, लोकतंत्र, एक सेकेंड, सॉरी, यस,
फिर वही बात है यहाँ पर कि एकता, लोकतंत्र और एकता की भावना पैदा करने के लिए पाठ्यक्रम हमारा राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने, नई पीढ़ी के पुनर्मूल्यांकन के लिए सक्षम है। यानी कि बच्चे को राष्ट्र पहचान के बारे में, अपने नेशन के बारे में, यूनिटी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में पता हो, उसके मन में वो भावना जागे, फील करे वो कि हमारा ये राष्ट्र है, वो उसका सम्मान करे, वो उन सब के बारे में भी हमें बताना है। ठीक है। उसके बाद क्या बात कही गई है, उसके बाद कहा गया है जेपी नायक ने भारतीय शिक्षा के लिए, जेपी नायक जी ने, उन्होंने अगर इंडियन एजुकेशन की हम बात करें उसे त्रिकोण के रूप में बताया है। यानी कि ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं, इस वे में बताया गया है कि जो हमें शिक्षा दी जाए वो किस किस बेस पर दी जाए। यहाँ पर सबसे पहले आएगी इक्वालिटी, यानी कि समानता को ध्यान में रख कर दी जाए। किसी इक्वालिटी है, ई क्यों लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म, स्पेस नहीं है इधर, ओके। तो इक्वालिटी सबसे पहले, समानता यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, सबको समान अधिकार। दूसरी बात की गई है यहाँ पर क्वालिटी, गुणवत्ता, सभी को एक क्वालिटी में चीज़ दी जाए। एंड लास्ट है हमारी क्वांटिटी, मात्रा, सबकी मात्रा समान हो। तो ये बात यहाँ पर, तो ये बात कही गई है इक्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है। जेपी नायक जी, आप इनका नाम याद रख सकती हैं कि इन्होंने भारतीय शिक्षा को त्रिकोण के रूप में वर्णित किया गया है। त्रिकोण यानी कि 3 कोण, जिसके ट्रायंगल बताई हैं। कौन कौन से ट्रायंगल आपसे नाम पूछे जा सकती हैं। इक्वालिटी यानी कि समानता, क्वालिटी गुणवत्ता और क्वांटिटी यानी कि मात्रा। ओके। उसके बाद आगे बात करते हैं हम सामाजिक संदर्भ के संबंध में। एनसीएफ 2005 ने सुनिश्चित किया कि जाति, धर्म, पंथ और लिंग के बावजूद सभी को एक मानक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाए। वही बात है यहाँ पर, समानता की जो ऊपर बात कही हमने, जेपी नायक जी ने कहा जैसा, वही यहाँ पर बात कही गई है कि किसी भी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो, सभी को समान एक मानक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद आगे बात करेंगे हम पाठ्यक्रम क्षेत्र, यानी कि एनसीएफ के जो बात आपको बताया गया कि उसके अंदर 9 सब्जेक्ट की बात की गई है, पाठ्यक्रम में 9 विषय की बात की गई है। तो वो विषय कौन कौन से हैं, 9 आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर हम बात करेंगे। अब सबसे पहली है लैंग्वेज। एनसीएफ के अंतर्गत 3 भाषा सूत्र प्रणाली का पालन करने के लिए कहा गया था। इसमें यानी कि 3 भाषा की नॉलेज हो। ठीक है, 3 भाषा के बारे में बात कही गई है। सबसे पहली भाषा होगी वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। ठीक है। दूसरी भाषा आपकी इंग्लिश, हिंदी जो भी हो सकती है, इसके अपोजिट जो है। तीसरी आपकी जो भी अवेलेबल है, फ्रांच या फिर आप संस्कृत, तमिल, तेलुगु जो भी सीखना चाहे वो हो सकती है हमारी। यानी कि 3 भाषा सूत्र प्रणाली का एनसीएफ के अंतर्गत बात कही गई है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ओके। जो हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की बात थी वो कोठारी आयोग में, अब आपने पढ़ा होगा कोठारी आयोग में, वहाँ पर भी बहुत बताया गया था। फिर सेकंड विषय जो कहा गया है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा बच्चे को उनकी स्किल्स के बारे में पता लगता है। इसके अलावा जो 16 व्याख्यात्मक तर्क की बात कही गई है उनके बारे में पता चलता है। पूछ लिया जाता है कितने व्याख्यात्मक तर्क के बारे में बच्चे के यहाँ क्रम कौशल विकसित होती हैं, वो है 16 हमारे। फिर है विज्ञान यानी कि साइंस। शिक्षण को विज्ञान के उद्देश्य और सिद्धांत, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स हैं, उनका अनुप्रयोग करना, उनको किस प्रकार प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करना है, अप्लाई करना है डेली लाइफ से रिलेटेड साइंटिफिक जो मेथड है उनको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू, वो सब यहाँ पर बताया गया है विज्ञान साइंस के अंतर्गत। बच्चे की लाइफ में जो साइंटिफिक जो डेली लाइफ है उसमें किस प्रकार वो अप्लाई कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसका सोल्यूशन किस प्रकार करना है, वो सब। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है 4th हमारा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा। स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा आपने पढ़ा होगा फिजिकल एजुकेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें बच्चे को इससे परिचित क्यों करवाया जाता है, ये विषय क्यों पढ़ाया जाता है। अगर घर में कोई बीमारी हो जाती है, अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है, तो बच्चे को उसके बारे में पता हो, क्योंकि बच्चे को उसकी नॉलेज है। अचानक फर्स्ट एड की नॉलेज हो बच्चे को, मतलब व्यवहारिक ज्ञान, जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, इसलिए बच्चे को फिजिकल एजुकेशन दी जाती है। उसके बाद है गणित यानी कि मैथ।
इसको सीखने पर जोर क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये सीखना आवश्यक माना गया है, क्योंकि इससे हमारी बुनियादी कौशल, जो हमारी बेसिक स्किल्स हैं, वो डेवलप होती है। बच्चे का इंटरेस्ट बनता है, यानी कि आप डेली लाइफ से रिलेट करके चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपके पास 20 रुपीज़ है, आपने 10 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, शॉप पर गए, आप शॉपिंग करने के लिए, कहीं भी कुछ खरीदने के लिए गए, आपको कितने रुपए वापस करने, कितनी कैलकुलेशन, जोड़ घटा जो है वो आपकी बेसिक स्किल्स हैं। तो वो आप कहाँ से सीखते हैं? वो हम मैथ्स से सीखते हैं। यहाँ पर वो बात कही गई। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट विषय की बात कही गई है सामाजिक विज्ञान। इसमें क्या कहा गया है कि सामाजिक विज्ञान एक विषय स्कूलों में शामिल है ताकि छात्रों को उनकी रुचियों और योग्यताओं का पता लगाने के लिए उपयुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम या कैरियर चुनने में सहायता मिल सके। यानी कि स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, जो उसकी रुचि किस चीज़ में है, कितनी एबिलिटी है, उन सबको ध्यान में रखकर अगर आगे वो फ्यूचर में कैरियर में क्या चुनना चाहता है, क्या फिर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कौन सा पाठ्यक्रम चुनेगा, वो सब हमें इससे पता चलता है। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा कला शिक्षा, यानी कि बच्चे को आर्ट एजुकेशन संबंधी जानकारी। आर्ट एजुकेशन में क्या है, उससे बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। यानी सिर्फ पढ़ाई बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा यहाँ पर बात की गई है व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य की पूर्ण विकास के लिए। उसके अलावा हमारी संस्कृति है, विरासत है, उसमें किस प्रकार रहन सहन है, एक दूसरे का मान सम्मान करना, पर्यावरण से जुड़े रहना, वो सब हमारा आर्ट एजुकेशन के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर? फिर बात कही गई है यहाँ पर शांति की। शांति में क्या बात कहेंगे? यहाँ पर डेली लाइफ से रिलेट करके बताया गया है, जो हमारे स्किल्स हैं उनके बारे में जानने के लिए कहा गया है। पाठ्यक्रम की जो गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ है, वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ स्टडी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके अलावा जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जाती है वो सब इनके अंतर्गत आ जाती है, जिसमें धीरज के साथ सुनना, एकाग्रता विकसित करना, मन की शुद्धता, सहयोग करना, टीम वर्क करना, एक साथ मिलकर ग्रुप डिस्कशन होना, या फिर किसी चीज़ को लेकर जिज्ञासा, तर्कसंगत पूछताछ, वो सब करना। ठीक है? पूछ लिया जाता है कई बार कि जैसे कि जिज्ञासा और तर्कसंगत पूछताछ है, वो किस विषय के अंतर्गत आती है एनसीएफ में? तो शांति के अंतर्गत आती हैं। फिर लास्ट है हमारा कार्य और शिक्षा। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे की जो एजुकेशन है उसके साथ साथ कार्य की भी हम बात कर रहे हैं। जो आपके स्कूल में सुपा के पीरियड होते थे, वर्क एक्सपीरियंस की बात की जाती है, यहाँ पर वर्क एजुकेशन की, वो सब इन्हीं से रिलेटेड है, जिसमें बच्चे को व्यवसाय संबंधी भी नॉलेज दी जाती है, उसके बारे में भी बताया जाता है, उससे भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। ओके, तो ये था आज बात की हमने एनसीएफ 2005 के बारे में। होपफुल सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ, सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे जो हमने बात की, जिसमें हमने पाठ्यक्रम के बारे में जाना, उसके एनसीएफ के मुख्य निर्देश क्या क्या थे वो सब हमने जाने, एनसीएफ के मुख्य बिंदुओं की बात की कि इसमें मेन फोकस किन चीज़ों पर दिया गया है। इसके अलावा इसमें ये हमारा 4th एनसीएफ है अब तक का। और लर्निंग बाय डूइंग बहुत मेन है इसके अंदर, और लर्निंग विदाउट बर्डन पर फोकस किया गया। इसमें 9 विषयों की बात की गई है, टीचर को फैसिलिटेटर के द्वारा जाना जाता है, वो सब बात यहाँ पर की। और जो एनसीएफ 2005 है ये किसके द्वारा बनाया गया ये भी आपको बताया गया। इसके अलावा एनसीएफटी के बारे में भी हमने जाना। तो होपफुल आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आई। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो